नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन फेलियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशि पांडे और आज हम जिस विषय पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है छत्तीसगढ़ का बजट। जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा 9 मार्च को अपना बजट 2022-23 का बजट अपनी विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है और ये जो बजट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी हैं, इसलिए उनके द्वारा ही ये बजट जो है वो सदन में प्रस्तुत किया गया है। अगर बात कर ले हम लोग इस बजट के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जिनसे आपको प्रश्न बन सकते हैं, तो ये जो बजट 2022-23 का प्रस्तुत किया गया है ये छत्तीसगढ़ का 22वां बजट है। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ का ये 22वां बजट है। अगर हम बात करें इसकी कि ये इस सरकार का जो वर्तमान जो भूपेश बघेल जी की सरकार है उसका कौन से क्रम का बजट है, तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार का चौथे नंबर का बजट है। चौथा साल है जो जिसमें उन्होंने अपनी सरकार का बजट प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं इस बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जिनसे आपको प्रश्न बन सकते हैं या जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बजट है छत्तीसगढ़ राज्य का कौन से नंबर का बजट है, तो ये 22वां बजट है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये 22वां बजट है जो छत्तीसगढ़ के सदन में या विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। वही अगर हम बात करें इस सरकार का, जैसा कि मैंने बताया, तो इस सरकार का ये चौथा बजट है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ का 22वां बजट है और वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है उसका ये कौन से क्रम का बजट है, तो चौथे नंबर का बजट है। वही अगर बात करें, अगला जो हेडिंग आपको स्लाइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि ध्यानाकर्षण केंद्र, मतलब ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा भूपेश बघेल जी के द्वारा, उसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हुई हैं जिसने या जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था या जो चीज थी या वस्तु थी वो थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा हाथ में लिया गया ये ब्रीफ केस। इस ब्रीफ केस ने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रीफ केस है वो एक विशेष तरह की चीज से बना हुआ है और वो विशेष चीज है गाय का गोबर। तो गाय के गोबर से बना हुआ ये ब्रीफ केस था जिसकी वजह से इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रीफ केस है किससे बना हुआ है, गाय के गोबर से बना हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का प्रयोग करने वाला, मतलब गाय के गोबर से ब्रीफ केस तैयार करके उससे बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य जो है, फर्स्ट स्टेट जो है भारत का, वो कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ देश से पहला ऐसा राज्य है जिसने गाय के गोबर से ब्रीफ केस बनाया और उस ब्रीफ केस में बजट के दस्तावेज रख करके सदन में प्रस्तुत किया है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वही अगर हम बात करें कि इस ब्रीफ केस पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें संस्कृत का एक वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य क्या है वो भी देख लेते हैं। वो वाक्य है गोमय बसते लक्ष्मी। तो ये वाक्य आपको याद रखना होगा, गोमय बसते लक्ष्मी। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो ध्यान रखेंगे, इससे आपको प्रश्न बन सकता है कि जो सरकार के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस ब्रीफ केस, जिस ब्रीफ केस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, उस ब्रीफ केस में कौन सा संस्कृत का वाक्य अंकित था? तो संस्कृत का वाक्य जो अंकित था वो कौन सा है? गोमय बसते लक्ष्मी। अर्थात जो गाय का गोबर होता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। अर्थात एक तरह से इसको ऐसा समझिए कि ये जो ब्रीफ केस था धन धान्य का प्रतीक के रूप में इसको देखा गया। वही अगर हम बात करें कि इस ब्रीफ केस को बनाया किसने था, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस ब्रीफ केस को एक सामाजिक संगठन के द्वारा बनाया गया था। उस सामाजिक संगठन का नाम है एक पहल। और ये कैसा सामाजिक संगठन था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, यह एक महिला स्व सहायता समूह है। ध्यान रखेंगे, तो कैसा समूह है? महिला स्व सहायता समूह है। उसका नाम क्या है? एक पहल। और ये है कहां पर ये संस्था? तो रायपुर में है। जिला कौन सा है? रायपुर। और लोकेशन है तो गोकुल धाम गौठान। तो कहां पर है? रायपुर के गोकुल धाम गौठान में स्थित है। वही अगर हम बात करें कि इसके मुख्य निर्माता, मतलब इसको बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने निभाई है, उनका नाम है दीदी नोमिन पाल। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि दीदी नोमिन पाल जो है इस ब्रीफ केस के निर्माण के पीछे मुख्य सदस्य के रूप में दिखाई देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो जो बजट है जो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस बजट भाषण को जब मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री भी है राज्य के, उनके द्वारा जब पढ़ा गया, भाषण को शुरू किया गया, तो यजुर्वेद
में उल्लेखित एक मंत्र को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा, और वो मंत्र कौन सा है, तो ये मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण के दौरान जो श्लोक पढ़ा गया वो किस वेद से लिया गया श्लोक है। तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद। तो आप सभी को पता है कि वैदिक परंपरा के तहत 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद दिखाई देते हैं। उन्हीं 4 वेदों में से एक वेद जो है यजुर्वेद, उसी यजुर्वेद से एक मंत्र लिया गया है और वो मंत्र है ओम विश्वस्वानि विदेव सवितः दुरितानि परासु यत भद्रम तत न आसो। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक को यजुर्वेद से उठाया गया है और इस श्लोक को पढ़ करके ही आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस वेद से उठाया गया था ये श्लोक। वहीं पर अगर हम और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें या अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें इस बजट की, तो इस बजट में जो अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देता है वो ये है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से जुड़ा हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि एक महत्वपूर्ण घोषणा जो की गई है वो इस बजट में वो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से संबंधित। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो योजना है राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में ही संचालित की जा रही है, मतलब पिछले वर्षों से ही क्रियान्वित की जा रही है। उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ा गया है, कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा गया है। तो वो कौन से नए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन से नए महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो पूर्व में धनराशि दी जा रही थी उस धनराशि को बढ़ा दिया गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा वार्षिक रूप से दी जा रही 6,000 रुपए की धनराशि। कितने हजार रुपए, तो अभी तक इस योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनको 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। और ये किसके लिए है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ऐसे ग्रामीण लोग, गांव में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके पास स्वयं की खेती योग्य जमीन नहीं होती, उनके लिए ये योजना है। तो उस योजना के तहत अभी तक प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसको राज्य सरकार ने बढ़ा करके 7,000 रुपए करने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे कि इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में दी जा रही 6,000 रुपए की धनराशि को 1,000 और बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया है। वहीं इस योजना में जो लोग अभी तक लाभार्थी थे, जिस वर्ग के लोग लाभार्थी थे, उसमें कुछ नए वर्ग के लोगों को भी जोड़ दिया गया समाज के। उनमें कौन है, तो ये ध्यान रखना होगा किन क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा गया है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को इसमें जोड़ा गया है। और कैसे आदिवासी, तो ऐसे आदिवासी जो इन आदिवासी क्षेत्रों में जो देव स्थल होते, मतलब एक तरह से ऐसा समझिए साधारण शब्दों में कि आदिवासी क्षेत्रों में जो पूजा स्थल होते हैं, जो पूजा गृह होते हैं, उन पूजा गृहों में कार्य करने वाले जो पुजारी वर्ग के लोग होते हैं या जो इस तरह के आदिवासी समाज में पूजा पाठ का कार्य, कर्म कांड के कार्य को करवाते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया गया। कौन सी योजना का, तो ध्यान रखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का लाभ इस कुछ और भी लोगों को शामिल कर लिया गया है। तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो मांझी, बैगा, गुनिया और पुजारी, इस तरह के जो लोग हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों में पूजा पाठ या कर्म कांड के कार्य को संचालित करते हैं, उसको करते हैं, उनको भी अब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा, इससे प्रश्न बन सकता है। एक तो मैंने बताया धनराशि आपको याद रखना होगा, 6,000 से बढ़ाकर 7,000 करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं पर ये भी ध्यान रखना होगा कि किन किन लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है, तो मांझी वर्ग के लोग, बैगा जनजाति के लोग, गुनिया और पुजारी, इन 3-4 तरह के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। वही हम आते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण घोषणा पर, मतलब इस बजट के लिए महत्वपूर्ण घोषणा पर, तो वो है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये है क्या। तो राज्य सरकार ने एक नया विचार रखा है, वो नया विचार ये है कि जो राज्य के जो गौठान होंगे, राज्य के जो गौठान होंगे, उन गौठानों को औद्योगिक पार्कों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गौठानों को औद्योगिक पार्क में विकसित करके राज्य में जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत किया क्या जाने वाला है, तो इस योजना के तहत औद्योगिक पार्कों में स्थानीय खाद्य उत्पाद, ध्यान रखेंगे, जो स्थानीय खाद्य उत्पाद हैं एवं जो लघु वनोपज उत्पाद हैं, इनके मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थानीय जो गौठान क्षेत्र होंगे वहां पर औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की। और उन औद्योगिक पार्कों में जो कि पहले गौठान कहलाते थे, वहां पर क्या किया जाएगा, तो जो स्थानीय मतलब छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय खाद्य उत्पाद हैं, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज उत्पाद हैं, उन सभी को यहाँ पर लाया जाएगा इन औद्योगिक पार्कों में, और यहाँ पर ला करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जब अगर उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो और अधिक उपयोगी हो जाएंगे,
तो फिर उनको क्या है मार्केट में बेचा जा सकता है। तो उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास कहां पे किया जाएगा, इन औद्योगिक पार्कों में किया जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो इस योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण एक पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इन औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया जाए। तो ये आपको क्योंकि एग्जाम्स में अलग अलग जो पीएससी और व्यापम की कक्षाएं होती हैं वहां पर आजकल इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं कि किस योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए अभी इस साल 600 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें अगली महत्वपूर्ण घोषणा की तो वो है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी योजना तैयार की है कि वो छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन संचालित करेगी। और इसके लिए क्या किया उसने, तो इस मिशन के तहत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो कौशल विकास कार्यक्रम है उनके माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार की नवीन संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि गांवों में और शहरों में कौशल विकास के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको स्वयं का रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा या फिर प्रशिक्षण देकर के उनको इस लायक बनाया जाएगा ताकि वे कहीं पर भी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सके। और इस योजना के लिए, इस कार्य के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस बजट के, उनको देख लेते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये काफी लोक लुभावन मतलब बात है। और इस बात ने जो ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट ने लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया है, खास करके उन लोगों का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इसमें क्या किया है सरकार ने, तो देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं इसका तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल जिसको आप लोग व्यापम के नाम से जानते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जिसको आप लोग सीजीपीएससी के नाम से जानते हैं, इन दोनों के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं अब आगामी वर्षों में आयोजित होंगी यानी कि 2022 इसके बाद, उसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी तरह की शुल्क लेने से मना कर दिया। मतलब कि आयोजित करने वाली जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें जो स्थानीय प्रतिभागी हैं, ध्यान रखें किसके लिए मना कर दिया है, मतलब उनसे फीस नहीं ली जाएगी, इससे स्थानीय प्रतिभागियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, अगर वो छत्तीसगढ़ की व्यापम या छत्तीसगढ़ की पीएससी में फॉर्म भरते हैं, कोई भी नया फॉर्म आता है तो फॉर्म भरने का पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है और सरकार ने इसको किया है छत्तीसगढ़ के युवाओं को ध्यान रखते हुए। वहीं पर अगर बात करें अगली महत्वपूर्ण घोषणा की तो ये भी एक बहुत ही फेमस घोषणा हुई है। ये जो 2 घोषणाएं हैं, पहली वाली और अब जो दूसरी जिसको मैंने यहाँ पर टिक किया है, इन दोनों घोषणाओं ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है लोगों का और दोनों की वजह से काफी चर्चा में रहा है बजट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया सरकार ने कि जो यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी थे, उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्रदान की जाए और उनकी इस मांग को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यही है ये पॉइंट, बहुत प्रसिद्धि मिली है इसको। राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना, न्यू पेंशन स्कीम जो चलाई जा रही थी, उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना, ध्यान रखेंगे कौन सी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी गई है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है और इन दोनों घोषणाओं की वजह से ये बजट काफी चर्चा में है। इसके अलावा एक और अन्य घोषणा जो आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे प्रश्न बन सकता है शायद, वो है कि सरकार ने शासकीय अधिवक्ता जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनके मानदेय मतलब उनको जो मिलने वाली धनराशि है उसमें भी वृद्धि करने की घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है, तो उसमें भी सरकार ने कुछ विशेष घोषणाएं की है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो कुछ उपलब्धियां हासिल की गई पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उसे भी बजट में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकार ने क्या उपलब्धि बताई है। तो सरकार ने ये बताया है कि खरीफ वर्ष 2017 में, कब, खरीफ वर्ष, खरीफ आप सभी को पता है कि जो खेती की मुख्यतः 2 सीजन होते हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन। तो खरीफ वर्ष 2017 बात कब कर रहे हैं सरकार, 2017 की। तो 2017 में सरकार का कहना है कि खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से, कितने किसानों से,
12 लाख किसानों से उत्पादित 57 लाख मीट्रिक धान तक। कितना? तो 2017 में जो खरीफ जो उत्पादन हुआ था, तो उस समय जब सरकार ने धान की खरीदी वगैरह की थी तो 12 लाख किसानों से खरीदी की थी। कितने लाख मीट्रिक टन? तो 57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। उसकी तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में सरकार ने बताया है कि उसने 21,77,000 किसानों से 98 लाख मीट्रिक धान उत्पादित किया है या खरीदा है। तो ये एक तथ्य है, सरकार ने बताया है, ये उसकी उपलब्धि के रूप में उसने प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि 2017 में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार ने मात्र 12 लाख किसानों से ही धान खरीदी की थी और कितना किया था? तो मात्र 57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। ये रिकॉर्ड के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है और उनका कहना है कि इस सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है, उसने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है और जो 12 लाख किसान हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। अब किसानों की संख्या 21 लाख हो गई, मतलब ऐसे 21 लाख किसान हो चुके हैं, बल्कि 21,77,000 किसान ऐसे हो चुके हैं जिनसे सरकार धान की खरीदी कर रही है और धान खरीदने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2017 में मात्र 57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि 2021 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है सरकार के द्वारा। तो ये सरकार का आंकड़ा है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। इससे प्रश्न बन सकते हैं, पुराना आंकड़ा, नया आंकड़ा, दोनों आपको नजर में रखना होगा। वहीं हम बात करें अगली महत्वपूर्ण घोषणा की या अगली महत्वपूर्ण बात की, तो वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। इसके तहत सरकार ने क्या किया है? तो विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है और इस योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको ये आंकड़े जरूर ध्यान रखने होंगे। साथ ही साथ इस जो योजना है, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके लिए कितने राशि का प्रावधान है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत राज्य सरकार जो है किसानों को धनराशि आवंटित कर रही है। इसी के तहत ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और, कि वर्तमान में सरकार ने क्या किया है पिछले वर्षों में ही, कि जो गन्ना है, जैसे शक्कर का उत्पादन हो रहा है, तो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी बढ़ा दिया गया, पिछले वर्षों से लागू है। तो बताया गया है कि सरकार का आंकड़ा है कि उसने पिछले वर्षों में जो है 271 रुपए के समर्थन मूल्य पर गन्ने की खरीद की थी। अब उसकी जगह उसने 355 रुपए देना शुरू कर दिया है, तो प्रति क्विंटल। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे, तो वर्तमान में जो गन्ने की खरीदी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है वो 355 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। आपको प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है, वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है? तो वर्तमान में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 355 रुपए प्रति क्विंटल। ये आपको ध्यान रखना होगा, गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य। वही अगर हम बात करें अपने अगले महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर या फिर अगली महत्वपूर्ण घोषणा पर, तो राज्य सरकार के द्वारा जो इस बजट में अगली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि या घोषणा की गई है वो है चिराग परियोजना से जुड़ी हुई। ये परियोजना भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत क्या किया गया है राज्य सरकार के द्वारा? तो इस योजना में, यह योजना जो है पिछड़े क्षेत्रों के लिए, किसके तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसके लिए है? तो पिछड़े क्षेत्रों के लिए। किस क्षेत्रों के लिए? जो पिछड़े क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए चिराग परियोजना। तो नाम याद रखना होगा। प्रश्न बन सकता है कि चिराग ये परियोजना क्या है या किन क्षेत्रों के लिए? तो चिराग परियोजना जो है वो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए है। कैसे और कहां पर कार्यरत है? तो 14 जिले। अभी कहां पर संचालित है? तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के 14 जिले हैं वहां पर ये परियोजना चालू है और उनके 25 विकास खंडों में चालू है, मतलब वहां पर क्रियान्वित है। किस चीज के लिए, मतलब किस विषय पर फोकस करती है ये परियोजना? तो वो भी ध्यान रखेंगे। ये फोकस करती है पोषण सुरक्षा पर एवं कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है चिराग परियोजना। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि किन क्षेत्रों के लिए कार्य कर रही है, या सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये चिराग परियोजना है क्या, इसका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है 2-3 तरह के अलग अलग उद्देश्य हैं। ऐसे क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्र, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पोषण किस तरह में सुधार करना, उनके जो कृषि उत्पाद हैं उनको सही कीमत प्रदान करवाना, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। तो ये मुख्य उद्देश्य है। कैसे क्षेत्रों के लिए है? तो पिछड़े क्षेत्रों के लिए है। वर्तमान में कितने जिलों में कार्यरत है? तो 14 जिलों में कार्यरत है। और उन 14 जिलों के कितने विकास खंडों में कार्यरत है? तो 25 विकास खंडों में कार्यरत है।
वही अगर आपको बजट में मतलब इसके लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया तो वो ध्यान रखना है, तो याद रखेंगे 200 करोड़। तो चिराग परियोजना के लिए सरकार ने इस बार के बजट में कितना पैसा दिया है, कितना धन आवंटित किया है, 200 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। वही अगर हम बात करें अगली महत्वपूर्ण योजना की, तो वो है कृषक समग्र विकास योजना। और इस योजना के तहत सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि जो उच्च गुणवत्ता युक्त जो प्रमाणित बीज होते हैं, सर्टिफाइड बीज होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रावधान किया है। मतलब सरकार ने ये बोला है, घोषणा की है कि जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, ऐसे बीज जिनकी उत्पादन क्षमता अच्छी होती है, जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ताकि राज्य में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो और अधिक से अधिक हो सके। इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और इसके लिए ही सरकार ने कृषक समग्र विकास योजना का शुरुआत किया हुआ है। और इसके लिए इस योजना में मतलब इस वर्ष की योजना में 123 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अगली महत्वपूर्ण घोषणाओं की इस बजट में, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो ये है कि कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इस बार इस बजट में, और वो है इंटीग्रेटेड पैक हाउस। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे क्या घोषणा है, इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की घोषणा की गई है। ये होता क्या है मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले कहां पर बनेगा ये ध्यान रखेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बनेगा, और इसके लिए स्थापना के लिए कितने के पैसे आवंटित किए गए, 24 करोड़। तो तीन बातें तो यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं, रखिएगा आप लोग कि इंटीग्रेटेड पैक हाउस नामक एक संस्था बनाई जाने वाली है, एक तरह का स्थान बनाया जाने वाला है, हब बनाया जाने वाला है, और ये बनने वाला है कहां पर, दुर्ग में बनने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित कर दी गई इस बार, तो 24 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अब ये होता क्या है, तो ये होगा क्या, ये बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा। तो ये होगा कृषि एवं उद्यानिकी के जो उत्पाद होते हैं उनके सुरक्षित भंडारण के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो किसान होते हैं राज्य के, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि उनके पास बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, तो कई बार उनके जो उत्पाद होते हैं कृषि उत्पाद वो खराब हो जाते हैं। तो उनके कृषि उत्पादों को सुरक्षित स्थान दिलाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए या सुरक्षित भंडारण दिलाने के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया गया राज्य सरकार के द्वारा। वो विचार है इंटीग्रेटेड पैक हाउस। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछ सकते